हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर, रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में जो है पाउली अपवर्जन का लॉ बताया था। पाउली अपवर्जन के लॉ के मुताबिक किस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे किस ऑर्बिटल में भरेंगे, ये चीजें आपने देखा था। उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हुंड के नियम के मुताबिक कैसे किसी कोश में उपकोश में इलेक्ट्रॉन वितरित किए जाते हैं। आप समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हुंड का नियम। हुंड्स प्रिंसिपल। हुंड्स प्रिंसिपल क्या है? हुंड्स प्रिंसिपल जैसे आपको मैंने बताया था कि स्पिन के विषय में, स्पिन क्वांटम नंबर, तो उसी पर बेस्ड है आपका ये हुंड्स का नियम, हुंड्स लॉ। चलिए देखते हैं कि ये लॉ हमको क्या बताता है। इसका नियम ये होता है कि जहां तक संभव है, क्या होता है कि उपकोशों में अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अधिकतम होती हैं, संख्याएं अधिकतम होती हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन यानी चक्रण समदिश होते हैं। ठीक है। जहां तक संभव होता है कि उपकोशों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनकी अधिकतम संख्या उपस्थित होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनके स्पिन, जिनके चक्रण जो होते हैं एक दूसरे के समदिश होते हैं, पैरेलल होते हैं। यही जो लॉ है, इसी नियम को हम लोग कहते हैं हुंड्स का नियम। ठीक है। तो हुंड्स के नियम के मुताबिक जहां तक संभव होता है किसी उपकोश के ऑर्बिटल में, उपकोशों की ऑर्बिटल में अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं जो होती हैं ये अधिकतम होती हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका जो स्पिन होता है, इनका जो चक्रण होता है एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे के समदिश होता है। अब सबसे पहले समझेंगे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या आपको बताएगी, चक्रण क्वांटम संख्या जिसको अंग्रेजी में स्पिन क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। तो इसके रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, चक्रण होता है, दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होता है। तो जिसका चक्रण पहले के अपोजिट होता है, तो पहले वाले को पॉजिटिव हाफ क्वांटम संख्या से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले को नेगेटिव हाफ क्वांटम संख्या। तो इस वाले को इस एरो से, ये जो है आप देख रहे हो, इस एरो से, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिव स्पिन करता है उसको इस एरो से। तो ये जब अकेले रहते हैं, जब ये हाफ एरो जब अकेले रहता है, तो इसी हाफ एरो का मतलब होता है एक ऑर्बिटल में, किसी उपकोश के एक ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन रहना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बात समझ में? किसी भी ऑर्बिटल में, उपकोश के ऑर्बिटल में अगर एक अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन है
तो उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए अनपेयर्ड होने का मतलब क्या है कि जोड़े के रूप में नहीं, जोड़े के रूप में ना होने का रीजन जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार भरा जाएगा, तो ये पेयर्ड माने जाते हैं, इन्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन जैसे किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो हमारा पी उपकोष है, किसी उपकोष में मान लीजिए पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हो गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भी अगर 3 हैं तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा तो इस रूप में भरा जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना सभी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये अधिकतम है। अच्छा, इसी रूल को जो हुंड का रूल कहा जाता है, हुंड्स का नियम कहा जाता है। तो हुंड का नियम क्या है? हुंड के नियम के अनुसार संभवतः किसी उपकोष के ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या अधिकतम होती है और इनके स्पिन, इनके जो चक्रण की दिशाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ये एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। बात समझ में? ठीक, तो इसी रूल को चलिए और आगे पढ़ते हैं। तो हुंड का नियम क्या है, समझ में आया? हुंड के नियम के मुताबिक जहां तक संभव होता है किसी उपकोष में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपकोष के ऑर्बिटलों में पाए जाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अधिकतम होती हैं और जिस ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं अधिकतम होंगी, इनके जो स्पिन के, इनके जो चक्रण की दिशाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बात समझ में? यही जो लॉ होता है इसी लॉ को हम लोग कहते हैं हुंड्स का नियम। हुंड के नियम में चलिए कुछ चीजें देखते हैं, समझते हैं हुंड के नियम में और आगे। जैसे हुंड के नियम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है। देखिए ये जो नियम है, इस नियम का उपयोग हम लोग किसी भी ऑर्बिटल में अनुकूलित रूप में सही ढंग से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे यही बताता है। बात समझ में आई? किसी ऑर्बिटल में, किसी उपकोष के ऑर्बिटल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ देने हैं, कैसे भरने हैं, ये चीज जो बताता है यही हुंड का नियम है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हुंड के नियम के मुताबिक हम बात करते हैं अभी पी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चलिए देखिए। और यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पी ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल। चलिए देखिए, हम यहां देखेंगे कि इस हुंड के नियम के मुताबिक पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनों को जो है बांट सकते हैं। तो अगर हम देखें कि पी उपकोष के ऑर्बिटल नहीं, उपकोष, अगर मान लेते हैं हम लोग कि पी जो उपकोष है, इस पी उपकोष में हमारा 3 ऑर्बिटल है। पी उपकोष के 3 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। तो इन तीनों ऑर्बिटलों में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को बढ़ाते जाएं या घटाते जाएं तो कैसे उनको भरेंगे? बात समझ में आई? तो यही चीज हम यहां देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अभी पी उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और पी उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है? 3 है। जरा देखिए, ये जो खाने खाने आप देख रहे हैं इन्हीं को हम लोग ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। तो पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। और तीनों ऑर्बिटलों में यानी पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। तो हुंड के नियम के मुताबिक इसको भरने का तरीका यह है कि आप पहले वाले जो ऑर्बिटल है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अगर शेष दोनों खाली रह जाते हैं तो रह जाने दीजिए। बात समझ में? ये हुंड का लॉ होता है इलेक्ट्रॉनों को भरने का। तो अभी हम देख रहे हैं कि पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल हमने लिए हैं? 3 ऑर्बिटल लिए हैं। तो तीनों ऑर्बिटल में जो पहला ऑर्बिटल होगा इसमें हमने पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इसी प्रकार से अगर पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऑर्बिटलों की संख्या 3 ही रहे, तब इसको हम कैसे भरेंगे? देखिए, भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं, भरने का तरीका वैसे रहेगा। इस बार हम क्या करेंगे? पहले ऑर्बिटल को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। दूसरे वाले ऑर्बिटल को भी 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला ऑर्बिटल हमारा खाली रहता है तो रहने दीजिए, क्योंकि भाई हमारे पास जब और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम भरेंगे कहां से? बात समझ में?
पहला हमारा जो भरने का तरीका होता है ये होता है कि किसी भी और उपकोष में जितने ऑर्बिटल हैं आप सभी ऑर्बिटल्स को एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देते हुए चले जाइए। उसके बाद जब शेष बचे तब इन्हें पेयर्ड कीजिए। बात समझ लो, जैसे अभी आप आगे देखेंगे। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं में जब हम इलेक्ट्रॉन डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तब देखिए जरा कैसे बांटेंगे। अभी पहले ऑर्बिटल को ये हमने दे दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तीसरे ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हमारे पास अभी वही p के 3 ऑर्बिटल ही पड़े हुए हैं, तब इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण किया जाएगा इस रूल के तहत। देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को देते हुए चले जाइए। अब 4 इलेक्ट्रॉन है इस बार ना मेरे पास, और अभी 3 ही ऑर्बिटल हैं, तो तीनों ऑर्बिटलों में अभी हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को दिया। अभी एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो इसके अपोजिट, इसके समांतर, जिसका स्पिन की जो दिशाएं हैं पहले की, ये कहीं ना कहीं स्पिन की दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। उल्टा देखिए, एक एरो सीधा दूसरा एरो उल्टा है, तो ये यही चीज बताता है कि एक के स्पिन की जो दिशा होती है पहले के विपरीत होती है, दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ पे अब जरा देखिए, अभी हर एक परिस्थिति में किसी भी उपकोष के जो ऑर्बिटल हैं, सभी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की अनपेयर्ड संख्याएं आपको अधिकतम रूप में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यही जो लॉ है, यही जो रूल है, इसी को हम लोग ढूंढने का नियम है। बात समझ में? अब इसे और मान लीजिए कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। देखिए 3 ही ऑर्बिटल है, तो ये हो गया 1 2 3। अब और बचा तो इसको इसे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो जब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब जब हम फिल करेंगे, तब फिल करने का रूल ये है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, उसके बाद अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचा ना, इसे पेयर्ड कर दीजिए, इसे पेयर्ड कर दीजिए, इसे पेयर्ड। देखिए अब आपने पीछे मैंने पाउली अपवर्जन के नियम में बताया था कि जो p उपकोष होते हैं इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 6। अब रीजन समझ में आया कि क्यों 6 रह सकते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉनों के बाद p ऑर्बिटल में अगर p उपकोष में अगर 3 ऑर्बिटल हैं, तो इन तीनों ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इससे अधिक नहीं भरा जा सकता, क्योंकि इनके पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटलों में हम सबसे अधिकतम द्वितीय इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखो जरा, अब मान लीजिए आपके पास p उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फिल करने का कई जुगाड़ है, कई तरीका है, बिल्कुल। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटलों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब इसी हुंड के लॉ पर ही आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। उदाहरण के तौर पे ये प्रश्न है, जैसे हमसे कहा, प्रश्न कहे अगर कि यदि d ऑर्बिटल में पांच इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनका वितरण किस प्रकार होगा। अगर ये हमसे प्रश्न कर रहा हो कि यदि d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो इन 5 इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि d ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पाउली अपवर्जन के नियम में मैंने आपको बताया है कि d ऑर्बिटल में अधिकतम जो होते हैं ये 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात समझ में? ठीक, s ऑर्बिटल में अधिकतम 2, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6, और जो d ऑर्बिटल होता है इसमें अधिकतम 10, और जो f ऑर्बिटल होता है इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात समझ में? तो एक्चुअली में d ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और आप जान रहे हो अच्छी तरीके से कि d ऑर्बिटल जो होता है, इस d ऑर्बिटल में, इस d उपकोष में, एक्चुअली ये उपकोष है, ऑर्बिटल नहीं कहेंगे इसको, d उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में हम पांचों इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार d उपकोष में भरेंगे। तो आप ये चीज जान रहिएगा कि d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। अब 5 ऑर्बिटल होते हैं, पहले 5 ऑर्बिटल बना दीजिए। ये बन गया आपका 5।
अब पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन देते हुए चले जाइए, ये देखिए। अब अगर शेष और कोई इलेक्ट्रॉन बचता तब हम इसे पेयर्ड करते हुए इसका जोड़ा बनाते हुए चलते। चूंकि पेयर्ड बनाने के लिए हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉनों का वितरण इसी प्रकार होगा। बात समझ। अब यही हमसे कहता है कि डी ऑर्बिटल में मान लीजिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करें? तो पहले हम पांचों ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉनों को भर देते, उसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा था तो हम 2 ऑर्बिटल को पेयर्ड कर देते, उनमें जो इलेक्ट्रॉन थे उनको पेयर्ड कर देते। तो ये हो जाता हमारे डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका। और यही जो रूल होता है, ये जो तरीका होता है, ये हमारे हुंड का रूल होता है। बात समझ में? और इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हमसे कह दे कि नाइट्रोजन तत्व में पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कीजिए। नाइट्रोजन तत्व में पी उपकोष में क्या करिए? इलेक्ट्रॉनों का वितरण करिए। चलिए सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14, इसका आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये करेंगे 2, 5। ठीक, ऐसे कर दें। थोड़ा सा इसको उपकोषों में भी लिख लेते हैं। उपकोषों में जब आप लिखोगे तो इसे ऐसे लिखोगे 1s2 2s2, पहला ऑर्बिटल हो गया। अभी हम दूसरे ऑर्बिटल में पहुंच गए। ठीक, 2s2 और यहाँ पे 2p3, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमको p ऑर्बिटल में ही भरना है, तो p ऑर्बिटल में भरने वाले, तो अब जरा देखिए हमसे कह रहा है p उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरिए। तो सबसे पहले आप चले आओ p उपकोष में। यहाँ जरा देखिए p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए तीनों इलेक्ट्रॉनों को जरा भरते हैं हम लोग। तो p उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्याएं जो होती हैं आप जान रहे हो 3 होती हैं। तो आप जो है इस तरीके से भरिए, एक एक इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हुए चले जाइए। एक तो ये फिलिंग का तरीका है। ठीक, कि जो हमारा p ऑर्बिटल था, देखिए जरा p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। जो हमारा p उपकोष था, p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे p ऑर्बिटल में अगर ये आपका दूसरे कोष का अगर p ऑर्बिटल है, दूसरे कोष का, देखिए पहला कोष दूसरा कोष, ठीक, अगर ये दूसरी ऊर्जा स्तर का है तो इसे आप इस तरीके से भी भर सकते हैं। जैसे दूसरे कोष का अगर p ऑर्बिटल चल रहा है आपका, तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनों को इस रूप में भी फिल कर सकते हैं। जैसे पहले को पेयर्ड कर दीजिए और एक जो ऑर्बिटल इसको खाली रखिए और एक को अनपेयर्ड कर दीजिए। तो इस रूप में भी आप जो है नाइट्रोजन के तत्व में जो है p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।